हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्स और उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा और उसमें जो प्रेजेंट में जो डिस्कवरीज यूनिवर्स यूनिवर्स में हम लोगों की यूनिवर्स में जो डिस्कवरीज प्रेजेंट में हो रही हैं उसको हम लोगों ने अच्छे से और बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया पिछली क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम और उसकी हेवनली बॉडीज़, मतलब यूनिवर्स में जो जो हेवनली बॉडीज़ पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो यूपीएससी का टॉपिक है ये यूनिवर्स में ही आता है, मतलब यूनिवर्स का एक सब पार्ट ही है, मतलब उसी में हम लोग चल रहे हैं आगे। और जैसे ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा वैसे हम आपको प्री के क्वेश्चंस और फिर अगली वीडियो में मेंस के क्वेश्चन सेपरेटली आपको उस हर वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम और वो यूनिवर्स में क्या महत्ता रखता है। ठीक है। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम की अगर बात कर लें तो उससे पहले हम लोग गैलेक्सी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि गैलेक्सी एक मतलब इतनी वास्ट हेवनली बॉडी है कि ये लैक्स ऑफ लाइट ईयर्स डायमीटर और रेडियस कवर करती है पूरे हम लोगों का, मतलब स्पेस और टाइम का। ठीक है। इसलिए जो गैलेक्सी है वो अरबों खरबों, मतलब बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स को अपने साथ लेके चलती है, मतलब अपने साथ बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में समझा था कि जो गैलेक्सीज हैं उसमें एक गैलेक्टिक सेंटर होता है जिसमें जिसमें सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया जाता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो होता है वो जितनी भी जो डेड स्टार्स हैं, मतलब जैसे हम लोगों के गैलेक्सीज में जितने भी डेड स्टार्स हैं जो आसपास सुपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन के पास आ जाते हैं, तो वो ब्लैक होल उन सब की मैटर को अपने अंदर खींच लेता है और फिर हमेशा के लिए उसे कोलैप्स कर देता है, मतलब अपने अंदर पूरे खींच लेता है। ठीक है। तो ये बात हुई हम लोगों के सुपर मैसिव ब्लैक होल की। सुपर मैसिव ब्लैक होल अभी तक का मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल होता है, मतलब सुपर मैसिव ब्लैक होल बहुत ही जाइंट और गिगेंटिक होते हैं। इसके कारण ये होता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल अभी साइंटिस्ट ने पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाया है, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल ही एक वो कड़ी है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन और ओरिजिन को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि सुपर मैसिव ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो सुपर मैसिव ब्लैक होल यूनिवर्स के जो मेम्ब्रेन होता है उसमें एक टनल का फॉर्मेशन करता है जिससे वो यूनिवर्स के पार निकल जाता है। ये अभी बिल्कुल हम प्रूफ के साथ नहीं कह सकते, ये अभी हाइपोथेसिस में ही है, लेकिन ये मतलब मेरी थ्योरी आप कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो अपने इवेंट हॉराइजन जो उसका होता है उसके थ्रू वो हम लोगों के जो यूनिवर्स है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको पार कर जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो हम लोग गैलेक्सी है उसमें एक गैलेक्टिक सेंटर होता है। तो हम लोगों के जो गैलेक्टिक सेंटर का नाम है उसका नाम सैगिटेरियस ए है। हम लोगों की जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके गैलेक्टिक सेंटर का नाम सैगिटेरियस ए है। सैगिटेरियस ए। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग गैलेक्सी का डायमीटर कितना है। मिल्की वे जो गैलेक्सी है, हम लोगों की गैलेक्सी मिल्की वे, ये बात तो आप सब लोगों को पता ही होगी। तो हम लोगों की गैलेक्सी का डायमीटर कितना है, हम लोग गैलेक्सी का डायमीटर 1,20,000 है। 1,20,000 लाइट ईयर्स हम लोगों की गैलेक्सी का डायमीटर है, जबकि उसका रेडियस 60,000 लाइट ईयर्स है। जबकि हम लोगों के जो सोलर सिस्टम है, जो हम लोगों का सन है, वो हम लोग गैलेक्सी से 30 गैलेक्टिक सेंटर से 30,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। मतलब 30,000 लाइट ईयर्स की दूरी से हम वो गैलेक्टिक सेंटर का रोटेशन कर रहा है, जिसमें जो हम लोगों का सन है वो गैलेक्टिक सेंटर का रिवॉल्यूशन करने में 25 करोड़ साल का समय लेता है। 25 करोड़ साल का 25 मिलियन ईयर्स का समय लेता है।
ठीक है, हम लोगों ने इतना समझ लिया, ये बहुत ही मतलब बहुत ही एक मतलब डीप फैक्ट्स हैं, डीप फैक्ट्स में आते हैं और ये आप लोगों को समझना मतलब एक बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझ लेते हैं। बेसिक फैक्ट्स में आ जाता है, गैलेक्सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, मतलब गैलेक्सीज़ जो हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स को अपने साथ लेके चलता है, जो संभव हो पाता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, मिल्की वे इज़ वन सच गैलेक्सी। मिल्की वे ही एक हम वैसी गैलेक्सी है। ठीक है, द अर्थ लाइज इन दिस गैलेक्सी। जो अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिल्की वे बिकॉज इट लुक्स लाइक अ रिवर ऑफ मिल्क। मिल्की वे का शेप और टेक्सचर है, टेक्सचर और टोन है मिल्की वे का, वो एक रिवर लाइक शेप बनाता है और रिवर लाइक उसका टेक्सचर और टोन है, फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर ऑफ द स्काई। इसे हम लोग नंगी आंखों से मतलब बेयर्ड आइज से अपने जो आसमान है मतलब नाइट स्काई है उसमें देख सकते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी इट इज़ अ स्पाइरल इन शेप। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो स्पाइरल शेप का है और इसे हम लोग हिंदी में आकाश गंगा भी कह सकते हैं। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी इज़ एंड्रोमेडा। हम लोगों के सबसे पास की जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मतलब हम लोगों के सबसे पास की जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और जो गैलेक्सीज़ बहुत तरीके की होती है, जैसे हम लोग अगर बात करें तो गैलेक्सीज़ स्पाइरल गैलेक्सी होती है और इरेगुलर गैलेक्सी होती है, स्पाइरल गैलेक्सी होती है और इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है और डिस्क शेप गैलेक्सी होती है। तो ये कुछ गैलेक्सी के टाइप्स हैं। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हम लोगों की गैलेक्सी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एग्जिस्ट करती है। मतलब ये अर्थ से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एग्जिस्ट करती है, जो हम लोगों के गैलेक्सी के सबसे करीब है। मतलब नियरेस्ट, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोगों की गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है, पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है, तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो अब हम लोग स्टार्स की बात करें। स्टार्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट हेवनली बॉडीज़ हैं जो पूरे स्काई को डोमिनेट करते हैं। मतलब हम लोगों के जो भी नाइट स्काई में जो भी हेवनली बॉडीज़ हम लोगों को दिखाई देती हैं, तो उसमें स्टार्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। मतलब पूरी जो लैंडस्केप है नाइट स्काई का, वो स्टार्स डोमिनेट करते हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की एक चमक होती है। खुद की चमक इसलिए होती है क्योंकि उनमें बहुत सारा मतलब बहुत सारे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन उस हाइड्रोजन और हीलियम के फॉर्मेशंस के कारण। ठीक है, तो स्टार्स को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज विच हैव देयर ओन लाइट एंड अदर रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड अ स्टार। ऐसी हेवनली बॉडीज जिनकी खुद की लाइट है, जिनकी खुद का जिनका खुद का प्रकाश है, तो उन्हें हम लोग स्टार कह सकते हैं। और दे आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट बर्निंग गैसेस। वो बहुत ही हॉट बर्निंग गैसेस से बने होते हैं। और स्टार्स में जो मतलब एक मैटर का जो फॉर्म पाया जाता है, वो मैटर की फोर्थ स्टेट पाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैटर कई तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। तो स्टार्स में जो मैटर का फॉर्म है वो प्लाज्मा फॉर्म में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टार्स में जो मैटर का फॉर्म है वो प्लाज्मा फॉर्म में पाया जाता है। दे आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट बर्निंग गैसेस। वो बहुत ही हॉट बर्निंग गैसेस से बने होते हैं। स्टार रिफ्लेक्ट्स लुक्स रेड विथ लो टेम्परेचर, येलो विथ हायर, ब्लू विथ वेरी हाई टेम्परेचर। अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि स्टार्स के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका कलर कैसा होता है। जो ब्लू स्टार है, ब्लू सुपर जायंट, ब्लू तो मतलब अधिकतर ये देखा जाता है कि जो ब्लू स्टार्स हैं वो सुपर जायंट्स ही फॉर्म में पाए जाते हैं। बहुत बड़े तारे होते हैं ब्लू स्टार। तो क्या होता है, तो ब्लू स्टार का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ब्लू स्टार्स का। और इसी वजह से उनकी उम्र भी कम होती है।
ब्लू स्टार की उम्र 10⁶ बिलियन बिलियंस होती है। मतलब 10⁶ अमूमन जो ब्लू हाइपर जाइंट्स है, ब्लू सुपर जाइंट्स, तो उनकी 10⁶ बिलियन एज होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर वहीं दूसरे नंबर पर आता है हम लोगों का वाइट स्टार। वाइट स्टार कंपैरिजन ब्लू स्टार से करें तो ब्लू स्टार के कंपेयर्ड में कम हॉट होता है। सबसे ज़्यादा ब्लू स्टार होता है, सेकंड नंबर पे वाइट स्टार होता है। वाइट स्टार भी लेकिन काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइट एमिट होती है, जिसके कारण ये बहुत ही कम उम्र में ही अपनी पूरी ऊर्जा को मतलब पूरी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लेता है और ये ख़त्म हो जाता है। इसकी भी एज 10⁷ बिलियन होती है। ठीक है, बिलियन ईयर्स होती है। अब हम लोग बात करें येलो स्टार की। येलो स्टार तो आप लोग जानते हैं, जैसा हम लोगों का सन है, तो सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एज जीता है, मतलब एवरेज एज जीता है। जैसे सन की जो एवरेज एज है वो 10⁹ या 10⁻10 बिलियन ईयर्स मानी गई है और मानी जाती है। तो सन की जो एज है, तो सन जो है वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को ख़त्म करता है, उसी के कारण उसकी जो एज है वो भी ज़्यादा है। फिर इसके बाद रेड स्टार की अगर हम बात करें तो रेड स्टार बहुत ही धीरे अपनी ऊर्जा को ख़त्म करता है। रेड स्टार अधिकतर छोटे होते हैं, लेकिन बड़े भी पाए जाते हैं रेड स्टार, लेकिन रेड स्टार छोटे फॉर्म में होते हैं और अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं और सबसे कम गर्म होते हैं। सबसे कम मतलब थोड़े उनका मतलब टेम्परेचर कम होता है, सबसे कम होता है बात करें तो। ठीक है, तो रेड स्टार जो है वो उनकी एज होती है 10⁻11 बिलियन लाइट ईयर्स। ठीक है, अब स्टार्स के बर्थ और डेथ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके में पहला पॉइंट है, स्टार स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस नोन एज नेब्यूला। स्टार अपनी लाइफ स्टार्ट करता है डस्ट और गैस के बादलों से, जिन्हें हम नेब्यूला कहते हैं, और द गैशियस मैटर ऑफ नेब्यूला फर्दर कॉन्टैक्ट्स टू मेक डेंस रीजन नेम प्रोटोस्टार। और जब नेब्यूला इकट्ठा हो जाता है तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है और डेंस फॉर्म लेने लगता है, जिसे हम लोग फर्दर कॉन्ट्रैक्शन, उसमें बहुत चारों फोर्सेस काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके कारण वो धीरे धीरे आपस में इकट्ठा होने कोलाइड करने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जिसके कारण वो एक प्रोटोस्टार का शेप लेने लगता है। तो अब तीसरे पॉइंट में, द प्रोटोस्टार फर्दर कंडेंसेस टू अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ मास। प्रोटोस्टार और ज़्यादा कंडेंस होता है, मतलब और ज़्यादा उसका मैटर पास आता है और क्रिटिकल स्टेज में, और वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन बिगिंस, तब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है एंड स्टार फाइनली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और स्टार अपनी एग्जिस्टेंस में आ जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है। और फिर इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, व्हेन ऑल द हाइड्रोजन्स ऑफ अ स्टार आर यूज्ड अप देन इट्स हीलियम बिगिंस फ्यूजिंग इनटू कार्बन। जब पूरा हाइड्रोजन स्टार का ख़त्म हो जाता है, हाइड्रोजन मतलब उसका फ्यूल, स्टार का जो फ्यूल होता है वो उसका हाइड्रोजन होता है। जब पूरा हाइड्रोजन स्टार का ख़त्म हो जाता है तो उसमें हीलियम फ्यूज़ करने लगता है कार्बन में, जिसके कारण हीलियम फ्यूजन होने लगता है और एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। एज अ रिजल्ट स्टार कोर कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर इट्स ओन वेट टू अ वेरी हाई डेंसिटी टू मेक अ वाइट डार्क स्टार। इसके कारण जो स्टार है वो कोलैप्स कर जाता है और फिर इसके बाद वो बूम कर जाता है, मतलब नोवा उसमें हो जाता है और वो अपने वेट को सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो वाइट डॉर्फ में तब्दील हो जाता है, मतलब स्टार फट जाता है और जो उसका रेमनेंट बचता है उसे हम लोग वाइट डॉर्फ स्टार के नाम से जानते हैं। मतलब मतलब एक बौना बौना एक रेमनेंट, मतलब एक अवशेष टाइप का, मतलब जो
तारे की जो मृत्यु हुई है उसका अवशेष, ठीक है। तो अ व्हाइट डॉर्फ स्टार becomes dark balls of matter on cooling to make black dwarf star, then after कुछ मतलब कुछ लाख साल बाद वो ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें और ज़्यादा कंडेंस मतलब वो होता है, मतलब और ज़्यादा उसमें गिरावट आती है, मैटर और ज़्यादा स्पेस में फैल जाता है, उसका मतलब वो हो जाता है, इधर उधर हो जाता है और वो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वो ब्लैक डॉर्फ बन जाता है। फिर तीसरे पॉइंट में द मास ऑफ वाइट डॉर्फ स्टार इज लेस देन 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन। जो वाइट डॉर्फ का स्टार होता है वो उसका जो मास होता है वो 1.44 टाइम्स मास के कम होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। एक चंद्रशेखर लिमिट जो दी गई थी, जो एस चंद्रशेखर साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो डॉर्फ स्टार होता है वो जो सन होता है, जो हम लोगों का सन जो है वो वाइट डॉर्फ स्टार ही बनेगा। जैसे सबसे पहले जो जब सन का पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो वो एक रेड जायंट बन जाएगा। रेड जायंट के बाद उसमें विस्फोट हो जाएगा, जिसके कारण वो एक वाइट डॉर्फ स्टार हो जाएगा। तो सन का जो मास है वो 1.44 टाइम्स है। अगर इससे ज़्यादा मास होता है, 1.44 टाइम्स से ज़्यादा मास होता है, 1.44 एक चंद्रशेखर लिमिट है जो कि एस चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी। तो 1.44 टाइम्स से ज़्यादा अगर मास जो उसका रेमनेंट है वो होता है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और अगर वो उससे भी ज़्यादा मास उसमें उसके रेमनेंट में होता है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही ब्रीफ जानकारी हो गई। तो अब हम लोग पाँचवें पॉइंट में कर चलते हैं। वाइट डॉर्फ स्टार इज़ अ डेड स्टार बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ फ्यूजन रिएक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। वाइट डॉर्फ स्टार जो होता है वो एक डेड तारा होता है, मरा हुआ तारा होता है, जो कि अपनी पूरा फ्यूजन पूरी लाइफ ख़त्म कर चुका होता है, फ्यूजन रिएक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन बंद कर चुका है। इट शाइन्स बाय रेडिएटिंग इट्स स्टोर्ड हीट। वो शाइन करता है अपनी सिर्फ स्टोर्ड हीट से, मतलब जो उसमें बची खुची ऊर्जा होती है तो उसी से वो शाइन करता रहता है। फिर आखिरी पॉइंट में चलते हैं। द जाइंट स्टार एक्सपेंड्स इनटू रेड सुपर जाइंट। जो जाइंट स्टार जो होता है वो एक्सपेंड करता है धीरे धीरे और वो रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी पूरी ऊर्जा को कंज्यूम कर लेता है और फिर एट अ स्टेज इट एक्सप्लोड्स एज सुपरनोवा। और वो उसमें सुपरनोवा होता है। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको जो सन से बड़े तारे होते हैं, मतलब सन से जितने भी बड़े तारे होते हैं वो अपनी सारी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं और सुपरनोवा उनमें होता है। उनमें नोवा नहीं होता, उनमें सुपरनोवा होता है और वो चेंज होते हैं न्यूट्रॉन और ब्लैक होल्स में, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में। फिर आखिरी पॉइंट है द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज द सन फॉलोड बाय प्रॉक्सिमा एंड अल्फा सेंचुरी एंड रेडियंट एनर्जी। जो नियरेस्ट तारा है वो प्रॉक्सिमा और अल्फा सेंचुरी है, जो 4.35 लाइट ईयर्स दूर है। ये मैंने आपको एक पिक्चर समझने के लिए दिया, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। स्टार की लाइफ साइकिल कैसी होती है देखिए, जिसमें नेब्यूला है, नेब्यूला से एक एवरेज स्टार है, एवरेज स्टार से रेड जाइंट हुआ, रेड जाइंट में विस्फोट हुआ तो प्लानिटरी नेब्यूला फिर से एक वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो गया, वाइट डॉर्फ। और बड़े तारे की अगर बात करें मैसिव स्टार, तो उसमें सुपरनोवा हुआ, आप देख सकते हैं वाइट कलर से, और वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बने अकॉर्डिंग टू देयर मास या फिर ब्लैक होल बने। अब हम लोग कॉन्स्टलेशन की बात करें तो अ कॉन्स्टलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक्स एन इमेजिनरी शेप इन द स्काई एट नाइट। कॉन्स्टलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो रात को हम लोग नाइट स्काई होता है जब, तो उसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो हम लोग रात में कुछ फॉर्मेशंस बनाते हैं, कुछ अपने फॉर्मेशंस बनाते हैं, तो उनका जो शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें किसी न किसी चीज़ से दर्शाते हैं। मतलब कि
ये बियर है, ये उर्सा मेजर है, ये उर्सा माइनर है, ये सप्तऋषि तारामंडल है। तो ये मतलब ये जो चीज़ें हैं, तो कॉन्स्टेलेशन जो है वो एक इमेजिनरी शेप है, ह्यूमंस द्वारा सोचा गया एक इमेजिनरी शेप है, जो उसमें एक जो शेप वो बनाते हैं बहुत सारे स्टार्स मिलके रात में, तो वो उसे हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है इट हेल्प्स इन नेविगेशन ऑफ सी वेसल। ये मदद करते थे सी वेसल के नेविगेशन में ड्यूरिंग द नाइट पुराने समय में, एंड दे आर सीन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में देखे जा सकते थे पूरे साल में। कुछ जो कॉन्स्टेलेशन बहुत फेमस हैं वो हैं ओरियन, बिग डिपर, ग्रेट बियर, कैसियोपिया आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो फिर ओरियन और मृगा कब देखा जाता है? ओरियन और मृगा कैन बी सीन इन द लेट इवनिंग ड्यूरिंग विंटर। कैसियोपिया इज द नॉर्दर्न स्काई इज सीन ड्यूरिंग विंटर। जो ओरियन और मृगा है वो विंटर की इवनिंग में देखा जाता है, वाइल कैसियोपिया जो है वो नॉर्थ स्काई में विंटर में देखा जाता है। ग्रेट बियर कंसिस्ट ऑफ उर्सा माइनर। ग्रेट बियर में उर्सा माइनर होता है, लघु सप्तऋषि, और उर्सा मेजर बृहद सप्तऋषि, एंड कैन बी सीन इन द अर्ली नाइट ड्यूरिंग समर, जो कि गर्मियों में देखे जाते हैं अर्ली नाइट में, मतलब जैसी रात हुई होती है तो तब जो है वो ग्रेट बियर, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर समेत देखे जा सकते हैं। इनका शेप कुछ कॉन्स्टेलेशन का शेप कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैप्रिकॉन, ये जो वेस्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं, और ईस्ट साइड में लिब्रा, ऊपर ओफेनिकस, एक्यूलिया, सैगिटेरियस, साउथ में स्कॉर्पियस भी साउथ में। तो अब हम लोग सन की बात करें तो सन के बारे में मैं अब आपको अगली क्लास में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप लोगों को यहीं बाय बाय बोलता हूं, और आपको बताता हूं कि बताना चाहता हूं कि ये जो मेरी क्लासेस हैं इसमें मैं आपको पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स ख़त्म करवाऊंगा, और पूरी सारी चीज़ें बहुत ही एक ब्रीफली डिस्कस करूंगा, और जो नोट्स मैं दूंगा आप लोगों को वो आप लोग मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल में आंसर राइटिंग में ये पूरे नोट्स उसमें जाके लिख सकते हैं। इस टाइप के मैंने अपने नोट्स कवर करवाए हैं, मतलब नोट्स बनाए हैं एक PDF फॉर्म में, तो वो आप लोग पूरे मेंस में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।